तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाला। तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उस बुक के बारे में पहले भी सुना हो, काफ़ी सारे लोगों के पास हो सकता है वो बुक पहले से अवेलेबल हो। तो आज मैं उसके बारे में रियलिटी बताऊँगा कि वो बुक आपके लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी है और कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सारी की सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। और अब आप ये बोलेंगे कि लेक्चर क्यों नहीं अपलोड कर दे, इससे अच्छा तो लेक्चर ही अपलोड कर देते। तो यहाँ मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ कि लेक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या है मेडिकल फील्ड में हमारी हेल्प करती हैं। तो इसलिए क्या है, कुछ चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा जानना भी ज़रूरी है। अगर आप वो सारी चीज़ें अगर आप गेन नहीं करोगे, आप नॉलेज को गेन नहीं करोगे, तो आगे किसी मतलब की नहीं रहेगी आपकी ये डिग्री। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि लेक्चर के साथ साथ हमें क्या है, जो कुछ एडिशनल जो चीज़ें रहती है, एडिशनल नॉलेज होती है, हमें उसको जो है ग्रैब करते हुए चलना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो है आपको दिक्कत ना आए, आपको कुछ भी आपको नया ना लगे। इसलिए क्या है, साथ ही साथ जो है एडिशनल नॉलेज को भी गेन करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बुक जो मेरे पास काफ़ी टाइम से है। ये बुक हमारी चिकित्सा गाइड। तो ये बुक मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाई थी और मैं सोच भी रहा था कि एक आध बार मैं आपको इसके बारे में बताऊं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको भर भर के इसकी वीडियो मिल जाएंगी। काफ़ी सारे लोगों ने इसका रिव्यू किया है, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको इसके बारे में एक्चुअल जो रियल जो चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और जिन लोगों को पता है कि क्या है चिकित्सा गाइड बुक और जिनके पास है तो कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, वो इसे पहली बार देख रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और आप इसे देखते रहिए। और इस बुक के बारे में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी और फिर आपको जो है पता चलेगा कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से अवेलेबल है और काफ़ी टाइम पहले मैं इसका यूज भी करता था और आज भी मैं इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरा इसके साथ जो है पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या है चिकित्सा गाइड। तो चिकित्सा गाइड जो बुक है वो एक जनरल मेडिसिनल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि जनरल मेडिसिनल प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है। तो हमारा दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक तो हमारी कोई भी छोटी सी जो बड़ी बीमारी, अगर हम उसे दवाइयों के सारे जो सही कर रहे हैं तो वो होती है हमारी जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस, यानी मेडिसिन की हेल्प से कोई भी बीमारी को हम ठीक कर रहे हैं तो हमारी जनरल मेडिसिन में आ जाती है। एक इसके अलावा होती है सर्जिकल रहती है, यानी हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट रहते हैं, उसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग, तो वो हमारी अलग रहती है। और जो मेडिसिन के हेल्प से हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारी जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस होती है। तो ये जो बुक है उसमें सारा का सारा जो सिस्टम है पूरा मेडिसिन के ऊपर बेस है। तो इसमें आपको कोई सर्जिकल जो मेथड नहीं बताया जाएगा कि सर्जिकल तरीके से आपको जो ट्रीटमेंट करना है किसी बीमारी का। तो ये हमारी जनरल मेडिसिन है। इसके जो राइटर हैं वो हमारे कैलाश बंजारा सर, ठीक है। तो कैलाश बंजारा सर हैं, उन्होंने इसे लिखा है। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उसके बैक एंड पे चलते हैं इस बुक के। तो यहाँ पे ये कैलाश बंजारा सर हैं। तो ये कौन है, पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो कैलाश बंजारा सर जो है वो हमारे जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, यानी वो भी क्या है, एक डॉक्टर है हमारे। वो लगभग ये काम जो है 2013 से कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को और मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग जितने भी चिकित्सा संस्थान रहते हैं वहाँ पे ये जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इसके अलावा अगर वर्तमान की हम बात करें तो वो चिकित्सा जो स्वास्थ्य विभाग है जो राजस्थान में है, तो वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है, कौन है कैलाश बंजारा सर, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये इसके राइटर है, ठीक है। अब हम इस बुक के बारे में बात करते हैं और एक एक करके इसकी सारी बारीकियां समझेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इसे लेते हो तो आपको कितनी हेल्प इससे मिल सकती है। तो मैंने जब इसे लिया था तो ये सेकंड रिवाइड एडिशन है, यानी इसका सेकंड एडिशन है। तो कोई भी जब एडिशन नया आता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं या उसमें कोई मिस्टेक होती हैं तो उन्हें जो इम्प्रूव किया गया है, सही किया गया है। तो ये हमारा सेकेंड एडिशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बुक को बनाने में कितने लोगों की जो हेल्प ली गई है। तो सबसे पहले तो हमारे जो राइटर हैं वही हैं हमारे श्री कैलाश चंद्र बंजारा, ठीक है। तो ये हमारे जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है। दूसरे हमारे डॉक्टर प्रशांत महेश्वरी, ठीक है, जो MBBS MS है ऑर्थो से, और इसके अलावा ये FIAS मुंबई में ट्रॉमा और स्पाइन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हैं। उसके अलावा ये डॉक्टर दर्शना व्यास सिंगला हैं जो हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोलॉजिस्ट, तो उनकी भी हेल्प ली गई है। इसके अलावा डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव MBBS फिजिशियन और डॉक्टर सिमरन ओजाला डर्मेटोलॉजिस्ट MBBS MD, और इसके अलावा डॉक्टर LR बिश्नोई जो हमारे VDS डेंटिस्ट हैं, और फिर हमारे डॉक्टर कोमल दादिच और BA MS MD योगा एंड नेचुरोपैथ, ठीक है। और फिर हमारे आते हैं श्री मनीष सोनी फार्मासिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आप अपने कैरियर से रिलेटेड भी, तो इस बुक को बनाने में फार्मासिस्ट का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, क्योंकि जो मेडिसिन रहती हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक फार्मासिस्ट को ही बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं जिनकी हेल्प ली गई है इस बुक को बनाने में,
तो आप सोच सकते हैं कि अलग अलग जो है फील्ड से जितनी भी अलग अलग जो बीमारियां होती हैं, अलग अलग डिजीज रहती हैं, तो सारी की सारी जितनी भी रहती हैं हमारी अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग कैटेगरी में जिन्हें हम डिवाइड करते हैं, तो सभी से रिलेटेड जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं तो सबकी हेल्प ली गई है इस बुक को बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लेखकगण। और इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें, और हमारी जो मेन राइटर वो हमारे श्री कैलाश बंजारा सर हैं। ठीक है, तो इस बुक का ऑब्जेक्टिव आपको डॉक्टर बनाना नहीं है कि आप फार्मेसी कर रहे हो तो ये बुक आपको डॉक्टर बना देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको नॉलेज देना। में से बहुत सारे लोग हैं जो शहर में रहते होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गाँव से बिलोंग करते होंगे, स्मॉल जो टाउन होते हैं वहाँ से बिलोंग करते होंगे। अब जो लोग गांव में रहते हैं तो उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि उनको वहाँ पे कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके लिए आपको शहर ही जाना पड़ता है। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, आपको अगर बुखार भी आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको 2, 4, 6 किलोमीटर जितनी भी दूर शहर है आपका मेन जो आपका टाउन जो उससे कनेक्ट है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके डॉक्टर को फीस दोगे, फिर आप जो उससे दवाइयाँ लोगे, तो आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा एक नॉर्मल सी बीमारी को भी ठीक करने में। तो इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मेन इसका एम ये है कि जितने भी जो छोटे गांव रहते हैं जो शहर से बहुत दूर हैं, ठीक है, तो उन लोगों को जो है नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उन्हें वो खुद से ट्रीट कर सकें। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, आप फार्मेसी कर रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बुक काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन इस बुक की हेल्प से वो जो है एक जनरल जो ट्रीटमेंट होते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा भी जो है अलग अलग जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने संदेश दिए हैं कि क्या क्या इस बुक से आपको हेल्प होने वाली है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे स्टार्टिंग में जो बुक में लिखी गई हैं। और इसके अलावा आप चलो बात करते हैं सीधे कंटेंट की, कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो आप अगर कंटेंट इसका देख लोगे ना, तो आप खुद ही मतलब दंग रह जाओगे, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट दिए हैं अलग अलग, इसमें इतनी ज़्यादा बीमारियों के आपको अलग अलग ट्रीटमेंट दिए हैं, तो आप खुद ही देख के जो है शॉक हो जाओगे। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जितनी भी हमारी डिजीज है उन सबको जो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम बात करें कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हमारी बीमारियाँ रहती हैं, तो उन सभी के बारे में जो है 1 से लेकर 19 तक, यानी अलग अलग हमारी 19 जो डिजीज हैं उनको जो है अलग अलग क्लैरिफाई किया गया है, उनके ट्रीटमेंट दिए गए हैं। और सारी की सारी हमारी जो बेसिक जो डिजीज होती हैं वही हैं हमारी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो गया हो कि उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो ये हमारी हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज रहती है हमारी, ठीक है, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड रहती है। फिर हमारी रेस्पिरेटरी जो सांस से रिलेटेड हमारी बीमारियाँ रहती हैं। फिर हमारी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहती हैं। फिर हमारी स्केलेटन सिस्टम आ जाता है, यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, तो उससे रिलेटेड इसमें जो बीमारियां दी गई हैं, ट्रीटमेंट दिए गए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड भी हमारी जो बीमारियां दी हैं, जो हमारी थायराइड वगैरह रहती हैं, जो आप जनरल सुनते आते हो। फिर ओरल कैविटी और टीथ में अगर कोई डिजीज हो जाती है तो उससे रिलेटेड है। और फिर ईयर नोज थ्रोट डिजीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसमें अवेलेबल है। और आई से रिलेटेड भी है, मेंटल हेल्थ जो होती है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे अलग अलग डिजीज़ दी हैं। तो काफ़ी मतलब वास्ट, मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं कि काफ़ी वास्ट इसमें जो है दिया हुआ है, यहाँ पे कंटेंट है। और इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में आप जनरली सुनते भी आते हो, और उनका ट्रीटमेंट आप खुद से भी कर सकते हो। इंटेग्यूमेटरी सिस्टम डिजीज, यानी त्वचा से रिलेटेड रहती है हमारी। और फिर हमारी इन्फेक्शियस डिजीज रहती हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से कॉज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसीज इन हेल्थ, ठीक है। तो बीमारियाँ यहाँ पे आके हमारी ख़त्म होगी, जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। और नेक्स्ट जो हमारी एक इम्पोर्टेंट की आती है वो आती है इमरजेंसीज इन हेल्थ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है, उसमें हमारी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हमें इमरजेंसी में उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप जल गए, अगर आप किसी चीज़ से जल जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप इंतज़ार करेंगे फिर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे फिर उसे दिखाएंगे कि हम जल गए। तब तक क्या है, जो स्वेलिंग है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुरंत जलने पे अपन को क्या करना चाहिए, यानी प्राइमरी एड हमें क्या लेना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यानी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। अब जैसे सांप काट ले, तो अब सांप काटने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आपका 20-50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है तो आप वहाँ पे क्या है, सांप काटने के बाद आप वहाँ पे जाओगे, फिर जो इलाज लोगे, तब तक तो आपकी जान जाने के भी चांसेस रहते हैं। तो सांप काटने के बाद इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी कुछ अलग अलग इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में डिफाइन किया गया है और साथ में उनका ट्रीटमेंट भी बताया गया। और फिर हमारी जो बच्चों से रिलेटेड हमारी बीमारियाँ रहती है उसके बारे में जो डिफाइन किया है और उनकी जो ट्रीटमेंट दिए गए हैं। और फिर यहाँ पे हमारे कुछ यूजफुल प्रोसीजर भी दिए गए हैं जो कि मेडिसिनल जो प्रैक्टिशनर रहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई सर्जरी नहीं है, तो यहाँ पे कोई हार्ट ट्रांसप्लांट करने की बात नहीं की गई है या फिर कोई बाईपास सर्जरी करने की बात नहीं की गई है। यहाँ पे हमारी जो जनरल से जो प्रोसीजर रहते हैं उनके बारे में बात की गई है।
जैसे कैथेटर रहता है उसके माध्यम से ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है, पट्टी कैसे बांधी जाती है, अगर बाई चांस लग जाती है चोट तो पट्टी कैसे बांधते हैं। तो एक बेसिक सा प्रोसीजर है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे जैसे ब्लड का सैंपल कैसे लिया जाता है, नस में से आपको जो ब्लड निकालना है तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कोई सर्जरी नहीं है, ठीक है। और ऐसे हमारा CPR, इसके अलावा एनिमा, गैस्ट्रिक लेवेज, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है प्रोसीजर होते हैं, कैसे जांच की जाती है, कैसे इनका यूज किया जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारी जो आती है वो हमारे कुछ एब्रीविएशन आते हैं। जैसे हम जैसे डॉक्टर जो परिचय में लिख देते हैं SYP, ठीक है, और INJ, तो बहुत सारी जो शॉर्ट फॉर्म में उसे लिख देते हैं, वो उन्हें हम एब्रीविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन की फुल फॉर्म भी दी है कि उनका क्या मतलब होता है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो। टर्मिनोलॉजी भी दी है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म होते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता, ठीक है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे दिया। और वेट मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करने वाली है आपके इस फील्ड में। और नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलोपैथी सूट नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया है। बहुत ही ज़्यादा डिजीज के बारे में यहाँ पे फीवर, कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और भी दिए हैं, निमोनिया, कफ, ठीक है। तो जितनी भी हमारी बेसिक से लेकर जो एडवांस हमारी डिजीज रहती हैं, तो उन सभी के बारे में जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी प्रॉपर यहाँ पे बताया गया है। तो आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिजीज दी गई हैं जिनका हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है इस बुक में हमारी मैंशनड है। तो ये हो गया इसका कंटेंट कि इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। अब बात करते हैं कि कंटेंट दिया कैसा है और कितना ज़्यादा यूजफुल है और आप जो है कितना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं इसे। तो मान लीजिए हम कुछ ही दवाइयों का यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ बीमारियों का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी डाइजेस्टिव सिस्टम की आती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमारी जितनी भी डिजीज रहती हैं तो उन सभी का जो है ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और डिजीज भी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ही जो है बीमारियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर काफ़ी सारी मैं बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भूख ना लगना। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई उन्हें भूख नहीं लगती है, तो वो जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें अच्छी खासी फीस देते हैं और फिर डॉक्टर वही नॉर्मल सी दवाइयाँ लिख के दे देते हैं जो कोई भी जो है दे सकता है। अगर आपके पास ये बुक होगी और आपसे कोई बोलेगा कि मुझे भूख नहीं लगती है, तो आप जो है यहाँ से जो है ट्रीटमेंट उसे सजेस्ट कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? अब इस बुक में आपका एक और बेनिफिट है कि जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कुछ चीज़ें जो है इंग्लिश में भी दी हैं और हिंदी में भी दी हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर पूरा प्रॉपर इंग्लिश में होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भूख ना लगना, अब मान लीजिए कोई बोल रहा है आपको, आप घर परिवार में है, आस पड़ोस में है, तो वो बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं लगती, ठीक है, मैं खाना ही नहीं खाता पूरे दिन। तो आप जो है जो उसे ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो भूख ना लगना को अपन एनोरेक्सिया भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश में समझ जाइए आप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल दी गई हैं, जैसे किसी भी बीमारी को पहले तो एक्सप्लेन करना कि वो बीमारी है क्या, उसके अलावा उसके कॉजेस, बीमारी को होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने से पहले उसके कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर उसके साइन और सिम्टम, कि अगर आपको बीमारी हो जाती है उन कारणों से, तो आपके अंदर क्या साइन और सिम्टम दिखाई देंगे, ठीक है, क्या क्या जो है लक्षण दिखाई देंगे आपके अंदर। फिर यहाँ पे उसके ट्रीटमेंट की बात की गई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, हर डिजीज से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे मेंशन की गई हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम बात करते हैं कॉजेज़ की, कि अगर भूख नहीं लगती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल कारण में हम बात करें तो टेंशन, डिप्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं भूख न लगने के। बहुत सारे लोग होते हैं वो टेंशन में होते हैं या फिर वो डिप्रेशन में होते हैं किसी बात को लेकर, तो इस तरह की चीज़ों में क्या है, भूख नहीं लगती हमें। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एल्कोहल में कोई अगर ड्रिंक ज़्यादा करता है, शराब ज़्यादा पीता है, कंज्यूम करता है, तो उस केस में भी जो भूख नहीं लग सकती। स्मोकिंग और ड्रग एब्यूज, कोई ड्रग लेता है या स्मोकिंग करता है तो उसमें भी ये कंडीशन हो सकती है। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो उस केस में भी क्या है, भूख मारी जा सकती है। लिवर से रिलेटेड आपको अगर कोई डिजीज है तो उस केस में भी आपको भूख कम लग सकती है, एनीमिया की। और उसके अलावा जो है बॉडी के किसी अंग में अगर एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक। तो ये हमारे इतने सारे कारण हो गए। अब कारण के अलावा अगर हम सिम्टम और साइन की बात करें तो खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अगर इन कारणों की वजह से आपकी खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, अगर इनमें से कोई भी आपको एक कारण है, तो कारण का आपको पता लगाना पड़ेगा। कोई भी डिजीज है आपको तो उसके पहले आपको कारण का पता लगाना पड़ेगा, और आप लगा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो पता ना लगा पाओ कि मुझे किस कारण से भूख नहीं लगी। इतने सारे कारण होते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बात की गई है। यूँ ही नहीं बस कुछ भी आपको बता दिया,
ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है, यानी इस तरीके से बताया है कि मान लीजिए इसमें से आपको कोई एक कारण है, ठीक है, जैसे आप क्या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग भी अगर ज़्यादा करते हैं, ठीक है, अगर आपके पेट में कीड़े हैं इस वजह से शायद आपको भूख नहीं लग रही, तो अलग अलग कारण भी हो सकते हैं हमारे। लेकिन हो सकता है कि किसी इंसान में बहुत सारे कारण हो, यानी हो सकता है उसके पेट में भी कीड़े हों, इसके अलावा उसे एनीमिया हो यानी आयरन की कमी हो उसकी बॉडी में, है ना, और भी कोई चीज़ें हों, जैसे वो अल्कोहल करता हो, उसे टेंशन या डिप्रेशन हो, तो किसी इंसान में एक कारण से भी जो है ये बीमारी कॉज हो सकती है और अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं, उसमें 2-3 अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो पाचन तंत्र है वो सही नहीं है, मतलब आप खाना पचा अच्छे से नहीं पाते हो। अगर आप पचा नहीं पाओगे तो क्या होगा, आपका पेट हमेशा ख़राब रहेगा। तो अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आपको जो टैबलेट यूनी एंजाइम है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे आपको टैबलेट यूनी एंजाइम जो होती है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी आसान तरीके से। यहाँ जितनी भी जो दवाइयाँ दी हैं वो आपको मार्केट में किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाएंगी। तो टैबलेट यूनी एंजाइम को 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को, यानी टैबलेट यूनी एंजाइम को 1 गोली को आपको सुबह लेना है, 1 शाम को लेना है खाने के बाद, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो पाचन तंत्र है, जो पाचन की जो समस्या है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आपको टैबलेट जो बेंडी है, ठीक है, इस नाम से मिलेगी। जनरली यहाँ पे क्या है, दोनों नाम अलग अलग दिए हैं, जैसे उसका ब्रांड नेम दिया है जिस नाम से आपको जो मार्केट में मिल जाएगी, उसका जो सॉल्ट नेम है, जैसे हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं जो दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है, तो उस नाम से भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो टैबलेट बेंडी आपको सप्ताह में 1 बार दी जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, आपके पेट के जो कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपको एनीमिया की भी कंडीशन है तो आपको क्या है, कैप्सूल, यानी CAP का मतलब है कैप्सूल, कार्बोहेम, ठीक है, ये ब्रांड नेम है। तो ये आपको क्या है, रोजाना 1 दिया जाना चाहिए। और भूख बढ़ाने के लिए क्या है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको क्या है, टैबलेट जो सेप्लेक्टिन आती है, तो ये सेप्लेक्टिन है टैबलेट, उसका जो सॉल्ट नेम है वो साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है, टैबलेट 4 mg के नाम से आती है वो। तो आप दिन में अगर 2 बार खाना खाते हैं सुबह शाम, तो आप जो खाने से आधे घंटे पहले से ले सकते हैं, यानी खाना खाने से पहले आप आधे घंटे पहले ये वाली टैबलेट ले लीजिए सुबह शाम, ठीक है। धीरे धीरे आपको क्या है, भूख लगने लगेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि या तो आप टैबलेट सेप्लेक्टिन ले सकते हो, अगर आप टैबलेट नहीं खाना चाहते तो आप जो इसके ऑप्शन में जो है सिरप रहती है प्रेक्टिन, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी सेम इसी की तरह होती है, यानी बहुत सारी जो दवाइयाँ रहती है वो हमारी टैबलेट के और सिरप दोनों के फॉर्म में आती हैं, तो जो आपको सूट करे आप वो ले सकते हो। तो इसी तरह से ऐसे टैबलेट आपको आधा घंटा पहले खानी है सुबह शाम। इसी तरह से आपको जो सिरप है वो आपको क्या है, 2 चम्मच आपको लेनी है खाने से आधा घंटा पहले, ठीक। इस तरह से इसमें जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है किस तरह से लेनी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें तो सिरप जेनीफोर्ड, यानी 2 चम्मच आपको सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके खाने में जो प्रॉपर जो डाइट नहीं है, आप डाइट को मेंटेन नहीं करते, उसमें प्रोटीन कम है खाने में और भी फाइबर मिनरल्स की कमी है, तो ये सारी चीज़ों को पूरी करने के लिए क्या आप जो है पाउडर प्रोटीन एक्स ले सकते हैं, यानी प्रोटीन एक्स आपने नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। तो आप जो है इसे ले सकते हो, ऐसे आप सुबह शाम 2 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हो। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया है और कंडीशंस आपको बताई गई हैं, आपको जो भी अगर इसमें से जो भी कॉज है, आपको जो भी कारण है जिस कारण से आपको भूख नहीं लग रही है, तो उस कारण के लिए क्या है अलग अलग जो दवाइयाँ दी हैं। अगर आपको ये सारे ही कारण है, ठीक है, तो ये सारी की सारी दवाइयाँ आपकी चलेंगी आपकी भूख बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ बहुत सारी डिजीज़ हैं अलग अलग, तो सबको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे और भी हैं बहुत सारी इससे रिलेटेड, और इसी तरह से हम बात करें तो और भी हमारे बहुत सारी डिजीज़ हैं, सबके लिए यहाँ पे दिया है। जैसे कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड के बारे में भी यहाँ पे प्रॉपर दिया है, साइन और सिम्टम दिए हैं, ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी हमारी हैं, जैसे गठिया का रोग रहता है, आर्थराइटिस, और फिर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे डायग्रामेटिक जो एक्सप्लेनेशन भी दिया है। कानों में मैल होता है, ठीक है, जैसे कानों में मैल होता है, बहुत सारे लोगों से खुजाते रहते हैं सींक से, तो ये भी कोई क्या है, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है सींक डालना कान में, तो उससे क्या है आपके कान के पर्दे फट सकते हैं या कोई दिक्कत हो सकती है कान से रिलेटेड। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अलग से दिया है, अगर कान में मैल जमता है तो किस तरीके से निकाला जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें दी हैं, और जितनी भी यहाँ पे डिजीज़ हैं, जितने भी ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, किसी भी आपको सर्जरी की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे दांत का भी दिया है, यानी स्किन से रिलेटेड भी जितने हमारे पिंपल जितने भी रहते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड दिया है। बुखार का भी यहाँ पे दिया है अलग अलग, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक वास्ट मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वाइड रेंज यहाँ पे दी है ट्रीटमेंट की। और नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हम इमरजेंसी की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जैसे इमरजेंसी इन हेल्थ, ठीक है। और आपको कभी इमरजेंसी हो जाती है तो उस केस में जो आप इन ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हो। जैसे कुत्ते का काटना, कुत्ता काट लेता है तो उसका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी फैलता है, तो इमरजेंसी में आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अगर जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी जो दवाइयाँ हैं वो लेनी चाहिए। बिच्छू का काटना, अगर बिच्छू काट लेता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सांप काट लेता है तब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना।
और फिर हमारे बच्चों से रिलेटेड आ जाती हैं हमारी जितनी बीमारियाँ हैं, ठीक है, जैसे पेडियाट्रिक मेडिसिन बोलते हैं जिन्हें हम, तो बच्चों से रिलेटेड आ जाती हैं। तो बेस्ट तो बच्चों का तो सिस्टम ये है कि बच्चों का जो है पूरा का पूरा डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें रहती है, जैसे बुखार आ जाता है तो उस केस में आप जो है बच्चों को दे सकते हैं। उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अगर उन्हें उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो उस केस में जैसे मिट्टी खाते हैं बच्चे, तो उसके लिए क्या है जनरल जो मेडिसिन है वो आप दे सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो चिकन पॉक्स वगैरह ये सब बच्चों से रिलेटेड है हमारे। और फिर हमारे कुछ यूजफुल प्रोसीजर आ जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है कैथेटर के माध्यम से, ठीक है, और ब्लड सैंपल कैसे लिया जाता है, पट्टी कैसे बांधी जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बुक है मैं तो बोलना चाहूँगा, और काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और पढ़ता रहता हूँ मैं इसे। तो कभी कभार इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो मेरे दिमाग में रहती है क्यों। और नेक्स्ट हम बात करें टाँके लगाना। अब टाँके लगाना कोई बड़ा सर्जिकल जो है प्रोसेस तो होती नहीं है, तो उसके लिए आपके जनरल से कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप भी जो है टाँका लगा सकते हो। और उसके अलावा जो है कुछ एब्रीविएशन दिए हमारे, जैसे डॉक्टर जो शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं दवा ववाओं के आगे, ठीक है, तो उनके जो है मतलब यहाँ पे लिखे रहते हैं, पूरे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं हमारे, उनके लॉन्ग फॉर्म भी लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे दिए हैं यहाँ पे जिन्हें आप जो है पढ़ सकते हो। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी दिए हैं जिनका क्या मतलब रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है यूज कर सकते हो। और ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया में, अपने देश में, और जो हमारे रूरल एरियाज रहते हैं वहाँ पे क्या है डॉक्टर बिल्कुल ही नहीं मिलते। और ये सैड रियलिटी है, क्योंकि जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो क्या कभी गाँव में नहीं आते, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना रहता है, उन्हें अच्छी सर्विसेज देनी रहती है, तो वो शहर में ही रहते हैं, तो गाँव पे कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए डॉक्टरों की गाँव में और रूरल जो एरियाज रहते हैं वहाँ पे बहुत कमी होती है। तो आगे जाके हो सकता है कि तो एज ए फार्मासिस्ट जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, और जहाँ पे रूरल एरियाज हैं या जहाँ पे गाँव है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है डॉक्टर्स की, तो आप वहाँ आगे जाके जो ट्रीटमेंट करने की सुविधा गवर्नमेंट आपको देगी। तो इस तरह की जो बुक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी और आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे शुरू हो जाते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं, जितने भी हमारी बीमारियाँ हैं तो सब में जो है क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हो, तो सारे के सारे यहाँ पे दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक लगी है मुझे, और जितने टाइम से रखी हुई है उतने टाइम से मैं इसे पढ़ता रहता हूँ, ताकि जो है नॉलेज मिलती रहे। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़े, और छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी आप, तो आप नॉर्मली जाके आप दवाइयाँ ले सकते हो। आप मेडिकल वाले से जाके पूछते हो, इससे अच्छा है कि आप जो है खुद ही अपने हिसाब से दवाइयाँ ले सको, क्योंकि आप एक इस फील्ड से हो, आप दवाइयों के फील्ड से ही हो। अगर आप हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, आप हर चीज़ अगर मेडिकल स्टोर वाले से पूछोगे, तो फिर आपकी नॉलेज का क्या फ़ायदा, आपके फार्मेसी करने का क्या फ़ायदा। तो आपको इस तरह की बुक लेनी चाहिए, और उसके अलावा जो है आपको इसमें से पढ़ना चाहिए, और थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन करनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी बुक की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैंने ये बुक ली थी, मैंने भी इस तरह से किसी ने मुझे रिकमेंड की थी, तो मैंने इस बुक को लिया था। तो मैंने इसे शुरुआत में काफ़ी पढ़ा था, और अब भी मैं इसमें से देखता रहता हूँ। काफ़ी जो जनरल सी जो बीमारियाँ रहती हैं उनकी जो है ट्रीटमेंट मुझे याद रहते हैं हमेशा। और आप दवाइयों की प्रैक्टिस के लिए इस बुक को आप ज़रूर लेनी चाहिए आपको। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो किस तरह से दवाइयाँ होती हैं, क्या नाम होते हैं उनके, ब्रांड के नाम क्या होते हैं, उनके जो है सॉल्ट के क्या नाम होते हैं, तो इस तरह की आप जो है ब्रांड नेम क्या मार्केट में ब्रांड नेम से मिलती हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपके लिए बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और जो बेसिक से एक ट्रीटमेंट रहता है, तो आप भी जो है वो रिकमेंड कर सकते हो जो पेशेंट रहते हैं उनको। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप इसे लेते हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगी, आप नहीं लेते हैं तो ये आपका पर्सनल जो है मैटर है। इसमें मैं आपको जो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि आप इस बुक को खरीदिए, बस मुझे ये अच्छी लगी, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया। तो आपको भी अगर नॉलेज चाहिए, कुछ थोड़ा सा कुछ हटके पढ़ना चाहते हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड, तो आपको ये बुक जरूर लेनी चाहिए। तो ये इस बुक का पूरा हमारा A to Z रिव्यू, ठीक है, कि इस बुक में क्या है, कैसे है, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो सारे के सारे जितने भी बेनिफिट हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। और ये मुझे लगभग पड़ी थी, इसका जो प्राइस है लगभग मुझे शायद लगभग इसका 300 रुपये मुझे इसका प्राइस पड़ा था। और अभी मुझे नॉलेज नहीं है कि कितने रुपए की होगी, तो मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना और वहाँ जाके आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।